अध्याय 23। मुझे अपनी विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त हुई। तुम दर्शन शास्त्र के गृह कार्यों को उपेक्षा करते हो। निसंदेह परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तुम परिश्रम रहित अंतः प्रेरणा पर निर्भर कर रहे हो। पर अगर तुम अध्ययनशील तरीके से परिश्रम नहीं करोगे, मैं यह निश्चित करूंगा कि तुम इस कोर्स में उत्तीर्ण नहीं हो सकोगे। सेरमपोर कॉलेज के प्रोफेसर DC घोषाल मेरे साथ कठोरता से बात कर रहे थे। यदि मैं उनकी कक्षा की अंतिम लिखित परीक्षा में सफल नहीं होऊंगा, मुझे निर्णायक परीक्षाओं के लिए अयोग्य माना जाएगा। यह कलकत्ता यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया नियम था। सेरमपुर कॉलेज भी इसकी संबंध शाखाओं में था। भारतीय विश्वविद्यालयों में जो छात्र AB की अंतिम परीक्षाओं में एक विषय में भी असफल होता था, उसे अगले वर्ष सभी विषयों की परीक्षा नए सिरे से देनी पड़ती है। सेरमपुर कॉलेज के मेरे अध्यापक मेरे साथ प्रायः सदैयता का व्यवहार करते थे, जो विनोदपूर्ण उदारता से प्रभावित होता था। मुकुंदा को धर्म का नशा थोड़ा अधिक चढ़ा हुआ है, यह कहकर वे कुशलतापूर्वक कक्षा में उत्तर देने की परेशानी से मुझे मुक्त कर देते। उन्हें विश्वास था कि अंतिम लिखित परीक्षाएं AB परीक्षार्थियों की सूची से मेरा नाम हटा देगी। मेरे साथी मेरे लिए क्या सोचते थे, यह उनके द्वारा दिए उपनाम मैड मॉन्क से व्यक्त होता था। प्रोफेसर घोषाल की दर्शन शास्त्र में मेरी असफलता की धमकी को व्यर्थ करने के लिए मैंने एक अनोखा कदम उठाया। जब अंतिम लिखित परीक्षाओं के परिणाम सार्वजनिक रूप से घोषित होने वाले थे, मैंने एक सहपाठी को प्रोफेसर के अध्ययन कक्ष में मेरे साथ चलने के लिए कहा। मेरे साथ आओ, मुझे एक साक्षी चाहिए, मैंने अपने सहपाठी को कहा। मुझे बहुत निराशा होगी यदि मैं अपने अध्यापक को मात देने में सफल नहीं हो सका। प्रोफेसर घोषाल ने सिर हिलाया जब मैंने पूछा कि मेरी उत्तर पुस्तिका को उन्होंने कितने अंक दिए हैं। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो सफल हुए हैं, उन्होंने विजयी भाव से कहा। उन्होंने अपनी मेज पर रखे बड़े ढेर में खोजते हुए कहा, तुम्हारी उत्तर पुस्तिका यहाँ है ही नहीं। परीक्षा में अनुपस्थिति के कारण वैसे भी तुम असफल हो। मैंने हंसकर कहा, महाशय मैं उपस्थित था, क्या मैं ढेर में स्वयं देख सकता हूँ? स्तंभित प्रोफेसर ने अपनी अनुमति दे दी। मुझे शीघ्र अपनी उत्तर पुस्तिका मिल गई, जिसमें मैंने सावधानीपूर्वक अपने रोल नंबर के अतिरिक्त अन्य कोई पहचान चिन्ह नहीं छोड़ा था। मेरे नाम की लाल झंडी चेतावनी न मिलने के कारण प्रोफेसर ने मुझे उच्च अंक दिए थे, यद्यपि मेरे उत्तर पुस्तक के उद्धरणों से सजे हुए नहीं थे। मेरी चालाकी को देख अब वे चिल्लाए, केवल निर्लज भाग्य, उन्होंने आशापूर्वक कहा। AB की अंतिम परीक्षा में तुम निश्चित रूप से असफल होंगे। दूसरे विषयों की परीक्षा के लिए मैंने विशेष रूप से पढ़ाई में कुछ सहायता अपने प्रिय मित्र और चचेरे भाई प्रभाष चंद्र घोष से ली। वे मेरे चाचा शारदा के पुत्र थे। मैं बहुत मुश्किल से लड़खड़ाते हुए सबसे कम उत्तीर्णता लेकर अपनी सभी अंतिम परीक्षाओं में सफल हुआ। अब कॉलेज के 4 वर्षों के बाद मैं AB परीक्षा में बैठने के योग्य हो गया था। फिर भी मुझे शायद ही यह सम्मान प्राप्त करने की आशा थी। AB की उपाधि के लिए दिए जाने वाले कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कठिन प्रश्नों की तुलना में सेरमपोर कॉलेज की परीक्षाएं बच्चों का खेल थीं। लगभग प्रतिदिन श्री युक्तेश्वर जी के पास जाने के कारण मेरे पास कॉलेज की कक्षाओं में जाने के लिए कम समय बचता था। वहाँ मेरी अनुपस्थिति की अपेक्षा मेरी उपस्थिति से मेरे सहपाठियों का आश्चर्यपूर्ण शोरगुल होता था। मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या में मैं प्रायः 9:30 बजे सुबह अपनी साइकिल पर निकलता। मेरे एक हाथ में अपने गुरु को अर्पित करने के लिए भेंट होती, मेरे पंथी छात्रावास के बगीचे से कुछ फूल। मेरे स्नेह पूर्वक स्वागत करते हुए गुरुजी मुझे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करते। उस दिन के लिए कॉलेज के विचार को दूर करने की खुशी में मैं प्रायः तत्परता से मान लेता। घंटों श्री युक्तेश्वर जी के साथ उनकी अतुलनीय ज्ञान धारा को सुनने या आश्रम के कार्यों में सहायता करने के बाद मैं अनिच्छा से आधी रात के आसपास पंथी जाने के लिए निकलता था। कभी कभी मैं सारी रात अपने गुरु के पास रहता, खुशी से उनकी बातचीत में इतना तल्लीन होता कि अंधेरे का उषा काल के उजाले में बदल जाने पर ध्यान ही नहीं आता। एक रात करीब 11 बजे जब मैं छात्रावास जाने की तैयारी में जूते पहन रहा था, गुरु जी ने मुझे गंभीरता से प्रश्न किया, तुम्हारी AB की परीक्षाएं कब शुरू हो रही हैं? आज से 5 दिन बाद गुरुजी। मुझे आशा है तुम उनके लिए तैयार हो। भय से स्तंभित मेरा एक जूता हवा में रह गया। गुरुजी, मैंने प्रतिवाद किया, आप जानते हैं कि मेरे दिन प्रोफेसरों की बजाय आपके पास बीतते हैं।
उन कठिन अंतिम परीक्षाओं में बैठने का मैं नाटक कैसे कर सकता हूँ? श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में मेरी ओर भेदते हुए देखा। तुम्हें उपस्थित होना होगा। उनका लहजा शुष्क रूप से आदेशपूर्ण था। हमें तुम्हारे पिता और अन्य रिश्तेदारों को तुम्हारे आश्रम जीवन की प्राथमिकता के लिए आलोचना का कारण नहीं देना चाहिए। मुझे वचन दो कि तुम परीक्षाओं में उपस्थित होंगे, जितनी अच्छी तरह से दे सकते हो उनके उत्तर देना। बेकाबू आंसू लगातार मेरे चेहरे से बह रहे थे। मुझे लगा कि गुरुजी का आदेश अनुचित था और उनकी रुचि कम से कम कहें तो बहुत देर से दिखाई दी। अगर आप चाहते हैं तो मैं परीक्षा दूंगा, मैंने सिसकते हुए कहा। पर उचित तैयारी का अब समय नहीं रहा, मैं हल्के से बुड़बुड़ाया। प्रश्नों के उत्तर में मैं कागजों की आपकी शिक्षाओं से भर दूंगा। अगले दिन अपने निर्धारित समय पर जब मैंने आश्रम में प्रवेश किया, मैंने अपना गुलदस्ता उन्हें दुख भरी गंभीरता से पेश किया। श्री युक्तेश्वर जी मेरी उदासी पर हंस पड़े। मुकुंदा, क्या ईश्वर ने कभी तुम्हें छोड़ा है, किसी परीक्षा में या कहीं और? नहीं गुरुजी, मैंने उत्सुकता से उत्तर दिया। अनुप्राणित करने वाली बाढ़ की तरह कृतज्ञपूर्ण स्मृतियां उमड़ पड़ी। आलस्य नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए ज्वलंत उत्साह ने तुम्हें कॉलेज में सफलता पाने से रोका, मेरे गुरु ने सदैवता से कहा। कुछ देर मौन रहने के बाद उन्होंने उद्घृत किया, पहले ईश्वर का राज्य और उनकी नीति प्रणायतों को खोजो, और यह सब वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। हजारवीं बार मैंने गुरु जी की उपस्थिति में अपना बोझ उतरते अनुभव किया। जब हमने अपना दोपहर का भोजन जल्दी खा लिया, उन्होंने आदेश दिया कि मैं पंथी लौट जाऊं। क्या तुम्हारा मित्र रोमेश चंद्र दत्त अभी भी छात्रावास में रहता है? जी हाँ गुरुजी, उससे जाकर मिलो, परीक्षा में तुम्हारी सहायता करने के लिए ईश्वर उसे प्रेरित करेंगे। बहुत अच्छा गुरुजी, पर रोमेश काफ़ी व्यस्त रहता है। हमारी कक्षा में वह ऑनर्स कोर्स कर रहा है और उसका पाठ्यक्रम औरों से अधिक है। गुरुजी ने मेरी आपत्तियों को एक तरफ किया। रोमेश तुम्हारे लिए समय निकाल लेगा, अब जाओ। मैं साइकिल से पंथी वापस आ गया। पहला व्यक्ति जो मुझे छात्रावास में मिला वह विद्वान रोमेश था। उसने मेरी संकोचपूर्ण विनती को उपकारपूर्वक स्वीकार किया, मानो उसके दिन पर्याप्त खाली हों। अवश्य, मैं तुम्हारी सेवा में हूँ। उसने मुझे उस दोपहर और बाद के दिनों में अनेक विषय पढ़ाते हुए अनेक घंटे बिताए। मैं सोचता हूँ अंग्रेजी साहित्य में अनेक प्रश्न चाइल्ड हेरल्ड के मार्ग पर आधारित होंगे, उसने मुझे बताया। हमें शीघ्र ही एक एटलस लानी चाहिए। मैं शीघ्र अपने चाचा शारदा के घर गया और वहां से एटलस लाया। रोमेश ने बायरन के रोमांचक यात्री द्वारा देखे गए स्थानों पर यूरोपियन मानचित्र में चिन्ह लगाए। अध्यापन को सुनने के लिए कुछ छात्र एकत्रित हो गए। रोमेश तुम्हें गलत सलाह दे रहा है, उसमें से एक छात्र ने मुझे बाद में कहा। प्रायः केवल 50% पुस्तकों के बारे में होते हैं, बाकी आधे लेखकों की जीवनी से संबंधित होते हैं। अगले दिन जब मैं अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा देने के लिए बैठा, प्रश्नों पर मेरी पहली नज़र से कृतज्ञतापूर्ण आंसुओं की छलकने से प्रश्न पत्र गीला हो गया। कक्षा मॉनिटर मेरे डेस्क के पास आया और सहानुभूतिपूर्वक कारण पूछने लगा। मेरे गुरु ने कहा था कि रोमेश मेरी सहायता करेगा। मैंने कहा, देखिए, इस प्रश्न पत्र में वही प्रश्न है जो मुझे रोमेश ने करवाए थे। मेरा सौभाग्य है कि बहुत कम प्रश्न अंग्रेजी साहित्यकारों पर है, जिनके जीवन, जहाँ तक मेरे संबंध हैं, गहरे रहस्य से ढके हुए हैं। मेरे छात्रावास में बहुत शोर हुआ जब मैं लौटा। जो छात्र रोमेश के शिक्षण का उपहास कर रहे थे, वे मुझे विस्मय से देख रहे थे। अपनी बधाइयों से उन्होंने मेरे कानों को लगभग बहरा कर दिया। परीक्षा के सप्ताह में मैंने अनेक घंटे रोमेश के साथ बिताए। उसने उन प्रश्नों की रूपरेखा दी जो उसके विचार से परीक्षा पत्र में प्रोफेसरों द्वारा दिए जा सकते थे। दिन प्रतिदिन रोमेश द्वारा सुझाए प्रश्न उसी रूप में परीक्षा के प्रश्न पत्रों में आते रहे। कॉलेज में यह खबर व्यापक रूप से फैल गई कि कुछ चमत्कार सा हो रहा है और अनमने मैड मॉन्क के सफल होने की संभावना दिखाई दे रही है। मैंने इस मामले के तथ्यों को छुपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। स्थानीय प्रोफेसरों के पास कलकत्ता यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए प्रश्न पत्रों को बदलने की शक्ति नहीं थी। अंग्रेजी साहित्य के प्रश्न पत्र के संबंध में विचार करते समय एक दिन सुबह मैंने अनुभव किया कि मैंने गंभीर गलती कर दी। प्रश्न पत्र के एक भाग के प्रश्नों को दो भाग में बांटा गया था, अ या ब और स या द। मैंने लापरवाही से प्रथम भाग के सभी प्रश्न कर दिए थे और भाग दो में कुछ भी नहीं किया। उस प्रश्न पत्र में मैं अधिक से अधिक 33 अंक प्राप्त कर सकता था,
जो उत्तीर्ण अंक 36 से 3 अंक कम थे। मैं गुरुजी के पास भागा और अपनी परेशानी बताई। गुरुजी, मैंने अक्षम्य मूर्खता की है। रोमेश के माध्यम से दिव्य आशीर्वाद पाने का मैं अधिकारी नहीं हूँ। मैं अयोग्य हूँ। चिंता मत करो मुकुंदा। श्री युक्तेश्वर जी का स्वर हल्का और चिंता रहित था। उन्होंने स्वर्गिक नीले आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे लिए अपनी डिग्री प्राप्त करने में असफल होने की अपेक्षा आकाश में सूर्य और चंद्रमा के लिए परस्पर मार्ग बदलना अधिक संभव है। मैं अधिक शांत भाव से आश्रम छोड़ा। हालांकि गन्ना की दृष्टि से यह असंभव लग रहा था कि मैं सफल हो पाऊंगा। मैंने 1 या 2 बार संदेहपूर्वक आसमान में देखा। दिन के ईश अपने रोज के आयान में सुरक्षित रूप से स्थिर दिखाई दिए। जब मैं पंथी पहुंचा कि एक सहपाठी की टिप्पणी मेरे कानों में पड़ी। मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि इस वर्ष पहली बार अंग्रेजी साहित्य में न्यूनतम उत्तीर्णांक को कम कर दिया गया है। मैं उस लड़के के कमरे में इतनी तेजी से घुसा कि वह डर गया। मैंने उससे व्यग्रता से पूछा, लंबे केशों वाले सन्यासी, उसने हंसते हुए कहा, पढ़ाई के मामले में यह अचानक रुचि क्यों? अंत समय क्यों रोना? पर यह सच है कि उत्तीर्णांक को घटाकर 33 कर दिया गया है। खुशी भरी छलांगों ने मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया। वहां मैं घुटनों के बल बैठा और अपने दिव्य पिता की गणितीय परिपूर्णता की सराहना की। प्रतिदिन मैं उस आध्यात्मिक उपस्थिति की चेतना से आह्लादित हो रहा था जिसके मार्गदर्शन को मैं रोमेश के माध्यम से स्पष्टतया अनुभव कर रहा था। बंगाली की परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। रोमेश ने इस विषय को बहुत कम पढ़ाया था। एक सुबह जब मैं छात्रावास से परीक्षा भवन के लिए निकल चुका था, उसने मुझे वापस बुलाया। एक सहपाठी ने मुझे अधीरता से कहा, रोमेश तुम्हें पुकार रहा है, वापस मत जाना, हमको भवन विलंब हो जाएगा। उनकी सलाह पर ध्यान ना देते हुए मैं घर की ओर भागा। रोमेश ने कहा, बंगाली भाषा की परीक्षा में हमारे बंगाली लड़के सामान्यतः आसानी से उत्तीर्ण हो जाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस साल प्रोफेसरों ने पुराने साहित्य से प्रश्न पूछकर छात्रों को बलि चढ़ाने की योजना बनाई है। मेरे मित्र ने तब प्रसिद्ध लोकापोकारी विद्यासागर के जीवन से 2 घटनाओं को संक्षेप में बताया। मैंने रोमेश को धन्यवाद दिया और साइकिल से तीव्रता से कॉलेज गया। बंगाली प्रश्न पत्र में 2 भाग थे। पहला निर्देश था, विद्यासागर की दया के 2 उदाहरण दो। जो कथा मैंने अभी अभी सुनी थी उसे उत्तर पुस्तिका पर उतारते हुए मन ही मन धन्यवाद के कुछ शब्द कहे कि मैंने अंतिम समय पर रोमेश की पुकार पर ध्यान दिया। अगर मैं मनुष्य जाति के प्रति विद्यासागर के हितों से अनजान रहता, अंततः अपने प्रति भी मैं बंगाली की परीक्षा में सफल ना हो पाता। एक विषय में असफल होने पर मुझे अगले वर्ष सब विषयों में फिर से परीक्षा देने के लिए बाध्य होना पड़ता। ऐसी संभावना स्पष्टतया घृणास्पद होती। प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न था, उस पुरुष के जीवन पर बंगाली में एक निबंध लिखो जिसने आपको सर्वाधिक प्रेरित किया हो। प्रिय पाठक, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि अपने निबंध के लिए मैंने कौन सा व्यक्ति को चुना। जब मैं अपने गुरु की प्रशंसा में पृष्ठ पर पृष्ठ लिख रहा था, मैं सोचकर मुस्कुरा उठा कि मेरी हल्के से बुड़बुड़ाकर की गई भविष्यवाणी सत्य हो रही है। मैं उत्तर पुस्तिकाओं में आपकी शिक्षाओं से भर दूंगा। दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम के विषय में रोमेश से पूछने की मेरी इच्छा नहीं हुई। श्री युक्तेश्वर जी के लंबे प्रशिक्षण पर भरोसा करके मैंने पाठ्य पुस्तक की व्याख्याओं की निर्भयता से उपेक्षा की। मेरी किसी भी परीक्षा पत्र को दिए सर्वाधिक अंक दर्शन शास्त्र में थे। अन्य विषयों में मुझे केवल उत्तीर्णांक के अंक ही प्राप्त हुए। मुझे यह लिखते हुए खुशी हो रही है कि मेरे निस्वार्थी मित्र को विशेष योग्यता सहित उपाधि मिली। मेरे पिता मेरे स्नातक होने पर बहुत खुश थे। मुकुंदा, मैंने नहीं सोचा था तुम पास हो जाओगे। उन्होंने स्वीकार किया, तुम इतना अधिक समय अपने गुरु के साथ बिताते हो। गुरुजी ने मेरे पिता की अनकही आलोचना को वस्तुतः ठीक भांप लिया था। वर्षों तक मुझे संदेह था कि मैं ऐसा दिन भी देखूंगा मेरे नाम के बाद AB की उपाधि लगेगी। मैं इसका प्रयोग कभी भी यह सोचे बिना नहीं करता कि यह दिव्य उपहार है जो अस्पष्ट कारणों से मुझे दिया गया है। प्रायः मैं कॉलेज के लोगों से सुनता हूँ कि स्नातक होने के बाद उनकी रटी हुई जानकारी का बहुत कम अंश उन्हें याद रहता है। यह स्वीकृति मुझे मेरी स्पष्ट शैक्षिक अपूर्णताओं के प्रति थोड़ा दिलासा देती है। जिस दिन कलकत्ता विश्वविद्यालय से मुझे उपाधि मिली, मैंने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उनको उन सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दिया जो उनके जीवन से मेरे जीवन में
प्रवाहित हो रहे थे। उठो मुकुंदा, उन्होंने दुलार से कहा। ईश्वर को सूर्य और चंद्रमा को फिर से व्यवस्थित करने की अपेक्षा तुम्हें एक स्नातक बनाना अधिक सुविधाजनक लगा।